नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मऊ से लेकर के इलाहाबाद तक आप सभी मेरे भाइयों का, जिन्होंने इतना प्रेम और स्नेह दिया मेरी पहले वीडियो को। और आज आपके उसी स्नेह और प्रेम की बदौलत आज हौसला और आगे है कि हम उस हिंदी भाषा को, जिसका कि हमने प्रण किया है कि एक एक टॉपिक वाइज आपको हम अध्ययन कराएंगे और एक शून्य से लेकर शिखर तक चलने की जो प्रक्रिया होगी उसकी कड़ी में आगे हम लेकर के आए हैं आपके भाषा के स्वरूप। जो कि पिछली वीडियो में, जिन मेरे भाइयों ने पिछली वीडियो नहीं देखा है, मैं उनसे कहूंगा एक बार जाके आप पिछली वीडियो देख लें कि पिछली वीडियो में हमने बताया कि किस प्रकार से हमारे भाषाओं की उत्पत्ति हुई और भाषाएं पूर्व रूप में किस रूप में थी और आज वर्तमान में हमारी भाषाएं किस रूप में आई हैं, किस तरीके से उप भाषाओं का निर्माण होता है, उप भाषाओं से किस प्रकार बोलियों का निर्माण होता है। और आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए एक नए चैप्टर की ओर लेके चलेंगे, भाषा का स्वरूप। तो आपसे हम कहेंगे कि यदि आपको आज की कक्षा को और बेहतर ढंग से समझना है तो पिछली कक्षा को एक बार पुनः देखें और एक बार फिर कि आप इस वीडियो के अंत तक यदि बने रहते हैं तो पूरा यकीन दिलाते हैं आपको कि आपको भाषा के स्वरूप के संदर्भ में, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती हो या आगामी वीडियो का री एग्जाम हो, लेखपाल हो या शिक्षक भर्ती से संबंधित परीक्षाएं हो, उनमें जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं उनको एक टॉपिक टू टॉपिक हमने यहाँ पर कवर किया है। तो प्रयास रहे कि आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और यदि आपको वीडियो ठीक लगे तो हम चाहेंगे कि आप इसको दूसरों तक भी पहुंचाते रहें, जिससे अन्य लोग भी लाभान्वित हो सकें। तो चलो मेरे भाई, आज हम अपने YouTube चैनल कैरियर लाइव पर दूसरी कक्षा लेकर के आए हैं हिंदी की, और इसमें आज हम पढ़ेंगे भाषा का स्वरूप। चलिए, ये भाषा का स्वरूप का अर्थ क्या है पहले हम इसको समझते हैं। भाषा के स्वरूप का तात्पर्य है कि भाषा किस किस रूपों में आज हमारे बीच में प्रयोग होती है। अगर हम मूल रूप से कहें कि भाषा का संचार हम करते कैसे हैं और किस तरीके से भाषा अलग अलग रूपों में प्रयोग की जाती है, उसी को आज हम अध्ययन करेंगे, जिसको हम कह रहे हैं भाषा का स्वरूप। फिलहाल भाषा के स्वरूप में हम आपसे कहेंगे कि आप एक एक पॉइंट को ठीक से नोट करें, पढ़ें, ताकि आप केवल वीडियो तक ही सीमित न रहें। वीडियो के पश्चात आप एक बेहतरीन नोट्स तैयार करें, जो कि आपको कहीं भी अन्य संस्थान में या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगा। एक जगह से शून्य से लेकर के हम शुरू कर रहे हैं एक एक टॉपिक को, तो प्रयास रहे कि आप नोट्स वगैरह करते रहें। बीच में हम बीच में समय देते रहेंगे कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकें। तो शुरू करते हैं मेरे भाई, भाषा का स्वरूप। भाषा के मूलतः 4 स्वरूप होते हैं। अगर आपसे कभी पूछे कि भाषा के स्वरूप कितने होते हैं, तो मुख्य रूप से भाषा के केवल 4 स्वरूप होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? बोली, साहित्यिक भाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। भाषा केवल 4 रूप में आज हमारे पास विद्यमान है। बोली के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में और साहित्यिक भाषा के रूप में। अब यहां चूंकि हम आपको पढ़ा चुके हैं कि जो हमारी बोलियां हैं वह बोलियों की संख्या कुल, चलिए, हमारे बोलियों की संख्या, पिछली कक्षा में हमने देखा कि बोलियों की संख्या कुल 18 थी, उपभाषाओं की संख्या कुल 5 थी, अपभ्रंशों की संख्या कुल 7 थी। तो यहां एक चीज आपने पढ़ लिया है कि जो हमारी बोली है उसकी संख्या कुल 18 है। अधिक इसके बारे में यदि आप नहीं जानते हैं तो पिछला हमारा वीडियो है चैनल पर, आप जाके वहां देख सकते हैं। अगर हम इनको अगले पॉइंट की बात करें तो एक एक को हम पढ़ते हैं और शुद्ध शब्दों में पढ़ते हैं कि ये है क्या। तो सबसे पहले हम समझते हैं बोली क्या है। अब आप कहेंगे बोली क्या है? भाई बोली सबकी बोली है, वह भी भाषा है। एक जीव, या तो वो चिड़िया हो, पशु हो या मनुष्य हो, यदि वह अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा जो साधन उनका होता है
वो होता है बोली। और बोली चूंकि ध्वनिगत रूप में होती है, इसीलिए प्रश्न बार बार पूछते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो यदि आपसे प्रश्न करें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं, तो निसंदेह बिना संदेह के आप बता देंगे कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी भाषा की शुरुआत ही होती है हमारे ध्वनियों से, और इसी कारण हम कहते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई हमारी ध्वनि है। क्योंकि ध्वनि से फिर कब वर्ण होता है, कैसे वर्ण से होते हुए हम शब्द तक जाएंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल बोली हमारी जो किस प्रकार की भाषा है उसके संदर्भ में हम समझते हैं कि जिस भाषा के जन्म का कोई पता न हो, ध्यान से समझिएगा, कि जिस भाषा के जन्म का पता न हो बल्कि सामान्य जनता अपनी सहूलियत के लिए इसे स्वयं गढ़ लेती है, उसे बोली कहते हैं। बोली कहने का तात्पर्य क्या है? क्या आपको कभी ऐसा आपने सोचा है कि सबसे पहले किसने बोला होगा? ऐसा आप कह नहीं सकते, क्योंकि बोलियों की शुरुआत कब से हुई आप एग्जैक्ट बता नहीं सकते। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि ये जो बोलियां हैं, यह अपने विचारों को अभिव्यक्त करते करते हम किस प्रकार की बोलियों के स्वरूप में आए इसको समझते हैं, और जनता जिसको अपनी सहूलियत से प्रयोग में लाए। सहूलियत क्या है? आप जहां पर भी निवास करते हैं वहां के किसी भी भाषा की बोली अलग होगी, जबकि अपने गृह स्थान से जहां भी आप रहते हैं यदि 10 किलोमीटर भी दूर जाएं तो वहां बोली अलग होगी। तो आप कह सकते हैं कि बोलियों के जन्म का पता नहीं होता है, बल्कि जनता इसे अपनी सहूलियत के अनुसार प्रयोग में लाती है। दूसरी चीज कि कितनी बोलियां हैं, आपने पढ़ा है अभी कि बोलियों की संख्या कुल लगभग हमने जो साहित्य के अंतर्गत वर्णित है, बोलियों की संख्या 18 है। लेकिन अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में लगभग 600 से 700, कुछ विद्वान 600 कुछ बताते हैं, कुछ 700 के इर्द गिर्द बताते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि लगभग 600 से 700 के मध्य कुल बोलियां बोली जाती हैं। हमारे देश में लगभग 600 से 700 के मध्य हम कह सकते हैं बोलियां बोली जाती हैं। दूसरी चीज, इसमें प्रमुख रूप से आप भी जानते हैं ब्रजभाषा है, खड़ी बोली है, भोजपुरी है, मैथिली है, मगही, ये सारी चीजें आती हैं। तो बोली क्या है? हम समझ सकते हैं कि वह भाषा जिसके जन्म का पता न हो बल्कि आम जनता अपनी सहूलियत के अनुसार इसे प्रयोग में लाई हो या स्वयं इसे गढ़ ली हो, रचित कर ली हो, उसी को कहते हैं बोली। अब एक प्रश्न और कि भाषा के संदर्भ में यदि आप शब्द की उत्पत्ति पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि शब्द की उत्पत्ति कुल 4 प्रकार से होती है: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। यदि आपसे सवाल करें कि बोलियां किसके अंतर्गत आती हैं, तो ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि जितनी भी बोलियां हैं वो प्रायः देशज ही होती हैं, क्योंकि देशज उसे कहते हैं जिसकी उत्पत्ति का बोध न हो बल्कि आम जनता उसे बोलती हो। तो क्लियर हुआ बोली क्या है? बोली वह एक भाषा है जो कि आम जनता अपने सहूलियत के अनुसार प्रयोग में लाती है। बोलियों की उत्पत्ति का पता नहीं है। वर्तमान में भारतीय संविधान के अंतर्गत हम कुल 18 बोलियों को मान्यता दिए हैं। बोलियां प्रायः देशज होती हैं। इतनी चीजें हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले हिस्से पर आते हैं। बोली के पश्चात हमारी अगली भाषा का स्वरूप है साहित्यिक भाषा। अब ये साहित्यिक भाषा क्या है, एक बात समझ लेंगे कि साहित्य में एक प्रत्यय लगा है तो वो बन गया है साहित्यिक। अब साहित्य से संबंध ही है हमारे वो स्रोत जो पुरानी चीजों को या नई चीजों के बारे में बताने के लिए जिन संसाधनों का हम प्रयोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं साहित्य है। तो साहित्यिक भाषा क्या होती है? वह भाषा
जो किसी व्याकरणिक मानकों के अनुसार, व्याकरणिक मानकों के अनुसार तथा नियमबद्ध हो। अब यदि आपसे कहा जाए कि भाषा के संदर्भ में नियमबद्धता क्या है, तो आप जाएंगे सबसे पहले व्याकरणिक ग्रंथों की ओर, जहां व्याकरणिक ग्रंथों में यदि नाम लिया जाए तो एक व्याकरणिक ग्रंथ उक्ति व्यक्ति प्रकरण, क्या बोला हमने, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये एक व्याकरणिक ग्रंथ है जिसको लिखा है दामोदर जी ने। दामोदर जी द्वारा लिखित यह उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरणिक ग्रंथों में एक बहुत ही श्रेष्ठ ग्रंथ है। वो बाद में फिर आपने देखा कि खड़ी बोली को आधार बना करके व्याकरणिक ग्रंथ लिखे गए, जिसमें पहला नाम यदि आपसे पूछे कि व्याकरणिक भाषा के अंतर्गत खड़ी बोली को आधार बना करके पहला व्याकरण ग्रंथ किसने लिखा, तो खड़ी बोली को आधार बना करके व्याकरण ग्रंथ लिखने वाला व्यक्ति था जेसुआ केटलर। क्या नाम था, जेसुआ केटलर। ये वही जेसुआ केटलर है, लगभग 1714 ईस्वी के करीब है। ठीक है, जेसुआ केटलर खड़ी बोली को आधार बना करके व्याकरणिक ग्रंथ लिखे। क्योंकि व्याकरणिक है क्या, हम जिनको नियमबद्ध कर सकें, जो शुद्ध हो या शुद्ध रूप से उन्हें उच्चारित किया जाए, किसी मानक के अनुसार जिन भाषाओं का प्रयोग करते हैं उसे ही हम कहते हैं साहित्यिक भाषा। क्योंकि साहित्यिक भाषा का दूसरा नाम हम कहते हैं परिनिष्ठित भाषा। क्या कहते हैं, परिनिष्ठित भाषा, अर्थात वह भाषा जो व्याकरण के नियमों पर हो, जो एकदम सुधरी हुई हो, या जो भाषा किसी नियम का पालन करती हो, उसे हम कहेंगे साहित्यिक भाषा या परिनिष्ठित भाषा। अगली पॉइंट, जिस भाषा का स्वरूप बोली से विकसित होकर अपने आप को व्याकरण के सम्मत बना ली हो, क्या कर ली हो, बना ली हो, उसे साहित्यिक भाषा कहते हैं। मतलब वह भाषा जो बोली, मैंने कहा बोलियों का कोई नियम नहीं होता है। अबे बोली का नियम कैसे होगा, गांव का लड़का है वो बोलेगा मेढक को मेघुचा, शहर वाला क्या बोलेगा मेढक को मेढक। हो सकता है यदि तनी कॉन्वेंट वाला हो, अंग्रेजी वाला हो, तो वो बोलेगा फ्रॉग, लेकिन है तो मेघुचा, मेढक, फ्रॉग, तीनों एक ही हैं। बदला कैसे, जिस भाषा को उसने बोला अपने लोक परिवेश से लेकर के वह उसकी बोली थी, लेकिन जब उसको हमने मेढक कहा तो वो हमारी एक भाषा का रूप आई जो नियम पर आधारित है। अर्थात हम कहेंगे क्या कि जब बोली से विकसित होकर वह व्याकरण के अंतर्गत आ जाए तो वही भाषा साहित्यिक भाषा कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि स्वयं की नियम शर्त व्याकरण के साथ कुछ न कुछ साहित्यिक रचनाएं हुई हो, ऐसी भाषा को साहित्यिक भाषा कहते हैं। एक बात और ध्यान रखना है, साहित्यिक भाषा होने के लिए आपको एक बात होना चाहिए कि आपके नियम शर्त और आपके भाषा में कुछ न कुछ साहित्य की संरचना होनी चाहिए। मतलब कुछ ऐसे साहित्य होने चाहिए जो उस भाषा में वर्णित हैं, और जिस भाषा में कोई साहित्य प्राप्त होते हैं उनको भी हम कहते हैं साहित्यिक भाषा। जैसे संस्कृत में हमारे ढेर सारे वेद मिलते हैं, उनको भी हम कहते हैं साहित्यिक भाषा। हिंदी में भी ढेर सारे हमारे ग्रंथ मिलते हैं, उनको भी हम कहते हैं साहित्यिक भाषा। तो साहित्यिक भाषा का तात्पर्य क्या है कि वह भाषा जो व्याकरणिक मानकों के अनुसार हो, या वह भाषा जो बोली से विकसित हो करके किसी व्याकरण का निर्माण की हो, या वह भाषा जो अपने नियम शर्तों तथा अपने भाषाओं के अंतर्गत कुछ साहित्य की रचनाएं की हो, उसे कहते हैं साहित्यिक भाषा। तो साहित्यिक भाषा के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण तथ्य है, आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगली पॉइंट पे आते हैं।
साहित्यिक भाषा के पश्चात अगला हिस्सा हमारा आता है राजभाषा का। राजभाषा नहीं, राष्ट्रभाषा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा दो होती हैं भाषाएं। क्योंकि राजभाषा पे बाद में चर्चा करेंगे, पहले राष्ट्रभाषा पे करते हैं। राष्ट्र की भाषा, देश की भाषा, अर्थात एक ऐसी भाषा जो कि कम से कम देश की 60 से 70% जनता प्रयोग में लाती है। अर्थात ऐसी भाषा जिसको किसी देश की 60 से 70% जनता प्रयोग में लाती हो, उसे सुनती हो, समझती हो, उसे कहते हैं राष्ट्रभाषा। क्योंकि भारत में हिंदी को जानने वाले लोग लगभग 84% हैं, जो हिंदी का प्रयोग भी करते हैं, हिंदी समझते हैं और हिंदी लिखते भी हैं, जानते भी हैं। लेकिन फिर भी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। ये बातें ध्यान रखिएगा, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। यदि कभी आपसे सवाल करें कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, जवाब देना कोई नहीं। क्योंकि हम पूर्व में भाषाओं के आधार पर अलग अलग बिखरे थे। आज भी विवाद बनता है, दक्षिण वाले कुछ और भाषा का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्वोत्तर वाले कुछ और भाषा का करते हैं, पश्चिम वाले कुछ और भाषा का करते हैं। अतः मूल रूप से अभी तक हम अपना राष्ट्रभाषा घोषित नहीं कर सके हैं। तो यदि आपसे प्रश्न करें कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, जवाब देना कोई नहीं। बहुत जरूरी, भारत की अपनी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। ध्यान रखना, भारत की कोई भी अपनी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत में केवल राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा देश भाषाओं के आधार पर संघ के अंतर्गत अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है। और एक भाषा के साथ जब हम आते हैं, यही हमारी विडंबना है कि आज तक हमने भारत का एक अपना राष्ट्रभाषा भी निर्माण नहीं कर पाया। ठीक है, आगे इस पे बढ़ते हैं। तो ये रहा राष्ट्रभाषा के संबंध में तथ्य। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ी चीज आज हमें समझना अपनी राजभाषा। ठीक है, राजभाषा। राजभाषा क्या है? राजभाषा का मतलब है राजकाज की भाषा। राज मतलब देश, राज्य की भाषा, अर्थात एक ऐसी भाषा जिसमें हमारे देश के जितने भी सरकारी कार्य होते हैं, कामकाज होते हैं, उनको उस भाषा में व्यक्त किया जा सके। हम राजभाषा को कार्यालयी भाषा भी कह सकते हैं, राजकीय भाषा भी कह सकते हैं, या इसी को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं। राजभाषा क्यों जरूरी है समझते हैं। वह भाषा जिसे किसी देश के सरकारी कार्यालय, पत्राचार, पुस्तकीय भाषा के रूप में प्रयोग किया जाए, उसे कहते हैं राजभाषा। ध्यान रखना है, राजभाषा वह भाषा होती है जो किसी देश के आम जनता से लेकर के सरकारी कार्यालयों के बीच, कामकाज के बीच, वाक्य के बीच या पत्राचार के बीच प्रयोग करते हैं, उसे ही कहते हैं कौन सी भाषा? राजभाषा। क्योंकि भारत की राजभाषा क्या है, इसके संदर्भ में जानते हैं कि भारत की राजभाषा हिंदी है। ध्यान रखना, राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, राजभाषा हिंदी है। और राजभाषा हिंदी है जिसे 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में राजभाषा घोषित किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कर लेना इसको कि हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया, जिस कारण 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हम हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। ध्यान रखना, ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। क्या है? भारत का है। लेकिन अगर विश्व हिंदी दिवस की बात करेंगे, जवाब बदल जाएगा। भारतीय अर्थात राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं जहां 14 सितंबर को, वही राष्ट्रीय के अलावा अगर विश्व हिंदी दिवस की बात करेंगे तो विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं कब?
विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को। किसे मनाते हैं? 10 जनवरी को। अगर आपसे कभी पूछ दे कि भाई बताओ विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाते हैं वो मनाते हैं कब? 14 सितंबर को। क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया था। ठीक है, अगली पॉइंट पर आते हैं। अब संविधान के अंतर्गत राजभाषा का कहां से वर्णन है, किस तरीके से वर्णन है, किस भाग में है, वो सारी चीजें आपके सामने हैं कि संविधान के अंतर्गत जो राजभाषा का वर्णन है वो कहां है। तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का वर्णन है, जिसके अंतर्गत लगभग 344, हम कह सकते हैं 344 के अंतर्गत एक चीज है आयोग का गठन। ध्यान से, अनुच्छेद 344 के अंतर्गत हिंदी के संबंध में ऐसे आयोगों का गठन किया जाना प्रस्तावित है जो हिंदी के प्रचार प्रसार में सहायता प्रदान करें। याद रखना, अगर कभी प्रश्न करे कि हिंदी के आयोगों के गठन या हिंदी से संबंधित विभागों के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 344 में ऐसा प्रावधान है कि हिंदी के विकास के लिए, हिंदी की सहूलियत को और आम जनता तक पहुंचाने के लिए आप किसी भी प्रकार के आयोग का गठन कर सकते हैं। और इसी को आधार बना करके बाद में 1955 में, कब? 1955 में बाल गंगाधर खेर, नाम याद रखना, बाल गंगाधर खेर, जिनको शॉर्ट में कहते हैं BG खेर। तो बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। ध्यान रखना, इसी आयोग का गठन क्यों किया गया? क्योंकि अनुच्छेद 344 में यह वर्णन है कि आप हिंदी भाषा के विकास के लिए गठन कर सकते हैं किसी भी ऐसे आयोग का जो हिंदी के प्रचार प्रसार में सहायता प्रदान करे। तो अगर आपसे पूछे कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया, राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया भाई? तो राजभाषा आयोग का गठन किया गया 1955 में। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो हम कहेंगे जिसके अध्यक्ष थे BG खेर, जिनका पूरा नाम बाल गंगाधर खेर था। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगली पॉइंट कि राजभाषा का संबंध किस भाग में है? तो 17वें भाग में है। अनुसूची कुल 8वीं अनुसूची में है, जबकि कुल भाषाएं हमारे पास हैं कितनी? 22। यहां से भी सवाल बनेगा। आगे बढ़ने इससे पहले हम चाहेंगे कि आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अनुच्छेद 343 से 351 भाग 17 अनुसूची 8वीं और वर्तमान में कुल हमारी भाषाएं हैं 22। ध्यान रखना, बोली 18 है, भाषा 22 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, राजभाषा के संदर्भ में कुछ प्रमुख तथ्य, ये तथ्य क्या है इनको समझते हैं। कि मूल संविधान में केवल 14 भाषाओं का उल्लेख था। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यह मूल संविधान क्या है? वह संविधान जो बिना किसी संशोधन के था, या जब पहली बार संविधान में भाषा को हम ले करके आए उस वक्त हमारे पास केवल और केवल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। वर्तमान में कितनी है? 22। अब वर्तमान में 22 हैं और 14 थी, मतलब 8 भाषाएं कहां से आ गई?
तो 8 भाषाओं के संदर्भ में हम समझेंगे कि वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं, अतः 8 भाषाएं बाद में संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। ध्यान रखना, मूल संविधान पूछे कि मूल संविधान में कितने भाषा? 14। वर्तमान में संविधान में कितनी भाषा? 22। कितनी भाषाएं बाद में जोड़ी गई? कुल 8। 8 भाषाएं बाद में संविधान में जोड़ी गई। वो कौन सी थी? किस संशोधन और कितने संशोधन हुए? आगे बढ़ते हैं। हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में भाषा के संदर्भ में अब तक कुल 3 संशोधन हुए हैं। कितने संशोधन? कुल 3 संशोधन हुए हैं और इन 3 संशोधनों के द्वारा कुल 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं। ध्यान रखना, राजभाषा के अंतर्गत हिंदी राजभाषा घोषित हुई। उस समय हिंदी के साथ कुल 14 केवल भाषाएं थी। वर्तमान तक कुल 22 भाषाएं हो चुकी हैं। इन 22 भाषाओं तक पहुंचने के लिए 14 में 8 भाषाएं हमने जोड़ी। वो 8 भाषाएं कैसे जोड़ी, इसका उल्लेख हम देखते हैं। जो पहली भाषा जोड़ी गई, पहला संशोधन हुआ भाषा के संदर्भ में, वो संशोधन हुआ 21वां संशोधन। अर्थात सवाल पूछेगा कि भाषा के संदर्भ में पहला संशोधन कब हुआ, तो कहेंगे 21वां संशोधन 1967। कब हुआ? 1967 में 21वां संशोधन हुआ, जिसके अंतर्गत एक भाषा जोड़ी गई, सिंधी। अर्थात हम यहां से 2 सवाल बना सकते हैं। एक प्रश्न ये कि पहला संशोधन कब हुआ, और एक प्रश्न ये कि पहले संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई। हो सकता है प्रश्न ऐसा भी बन जाए कि वह भाषा जो संविधान में संशोधन में सर्वप्रथम जोड़ी गई, वह भी कौन सी होगी? सिंधी भाषा। तो सिंधी भाषा पहली भाषा है जो कि संविधान में संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। अगली पॉइंट, दूसरा संशोधन कब हुआ? दूसरा संशोधन हुआ 71वां संशोधन सन 1992। अर्थात 1992 में दूसरा संशोधन हुआ, जिसके अंतर्गत 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 3 भाषाएं। इसको याद करने का सूत्र मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप बस याद करें नमक। क्या याद करें? नमक। आप ऐसा ही करके याद करते हैं, नमक, न से नेपाली और म से मणिपुरी और क से कोंकणी। ध्यान रखना है, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई दूसरे संशोधन 1992 में, जो कि संशोधन था 71वां। तो 71वां संशोधन के अंतर्गत 3 भाषाएं यहां पर जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। आखिरी संशोधन, जो तीसरा संशोधन हुआ भाषा के संदर्भ में, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये रहा, जिसके अंतर्गत कुल 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। संशोधन कौन सा है? 92वां संशोधन सन 2003। और कुल भाषाएं कितनी जोड़ी गई? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, जिनके आधार पर कुल 4 बोलियां। अर्थात वर्तमान में यदि हम बात करें तो हमारी कुल 8 बोलियां संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, जिनके अंतर्गत हमने देखा कि सर्वाधिक जो भाषाएं जोड़ी गई, वो जोड़ी गई तीसरा संशोधन जो भाषा के संदर्भ में हुआ, अर्थात 92वां संशोधन 2003। सर्वाधिक भाषाएं यदि आपसे पूछ दे कि सर्वाधिक भाषाएं किस संशोधन में जोड़ी गई, तो आप बताएंगे कि 92वां संशोधन 2003 में कुल 4 भाषाएं जोड़ी गई। जबकि सबसे कम भाषा किसके अंतर्गत जोड़ी गई, तो हम कहेंगे 21वां संशोधन 1967 में जोड़ी गई, सिंधी भाषा। अब यहां से एक प्रश्न और, यदि आपसे पूछ दे कि इन 22 भाषाओं में पहली भाषा का दर्जा किसे प्राप्त है, तो जवाब क्या होगा? तो पहली भाषा का दर्जा असमिया। यदि आपसे पूछ दे कि पहली भाषा क्या है 22 भाषाओं में, तो कहेंगे असमिया। और पूछे कि सबसे आखिरी भाषा अर्थात 22वीं भाषा किसे कहते हैं,
तो अगर 22वीं भाषा आपसे पूछे तो ये होगा आपका संथाली। क्या होगा? संथाली। अर्थात 22 भाषाओं में पहली भाषा है असमिया, जबकि 22वीं भाषा है आपकी संथाली। यहां पे कुछ चीजें हैं जो शायद आपको समझना चाहिए। एक शब्द आता है, ये तो हो गई हमारी कुल 22 भाषाएं, लेकिन यहां पर एक चीज थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। इन भाषाओं के संदर्भ में एक शब्द आता है शास्त्रीय भाषा। ये शास्त्रीय भाषा क्या है? उससे पहले थोड़ा इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आते हैं। चलिए, शास्त्रीय भाषा किसे कहते हैं? वो भाषा जिनका वर्णन कहीं ना कहीं पौराणिक शास्त्रों में मिलता है, उन्हें कहते हैं शास्त्रीय भाषा। और यदि आपसे पूछे कि शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है, तो शास्त्रीय भाषाओं की संख्या है 6। कितनी? लिख लेंगे कि शास्त्रीय भाषा की संख्या, शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है? कुल 6। कौन कौन सी हैं इसको समझते हैं। इन 6 भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं सबसे ज्यादा बार आजकल पूछा जा रहा है कि शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कब है, कौन सी शास्त्रीय भाषा कब जोड़ी गई, ये भी जान लेना चाहिए। तो सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा दिया गया था वो किसको दिया गया था? तो वो दिया गया था तमिल को। किसे दिया गया? तमिल को। तमिल हमारी पहली शास्त्रीय भाषा है जिसको हमने 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। पहली भाषा तमिल है शास्त्रीय के अंतर्गत 6 भाषाओं में। दूसरी भाषा जो है वो कौन सी है? संस्कृत। दूसरी भाषा हमारी कौन सी है? संस्कृत है, जिसकी 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अर्थात तमिल 2004 में, जबकि संस्कृत 2005 में। 2 शास्त्रीय भाषाएं यहां तक हैं। तीसरी शास्त्रीय भाषा है कन्नड़। और इसी साल एक भाषा और जोड़ी गई थी जिसे कहते हैं तेलुगु। हम यहां पर लिख दें, एक तरफ से लिख देते हैं। सबसे पहले है तमिल, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है जिसे कहते हैं कन्नड़, चौथा है जिसे कहते हैं तेलुगु, अगला है जिसे कहते हैं मलयालम, और छठी भाषा है जिसे कहते हैं ओडिया। ये कब कब हुई इनको भी हम लोग जान लें। सर्वप्रथम तमिल जो जोड़ी गई वो जोड़ी गई 2004 में। इसके पश्चात तमिल के पश्चात संस्कृत जोड़ी गई 2005 में। कन्नड़ और तेलुगु दोनों जोड़े गए 2008 में। मलयालम जोड़ा गया 2013 में, जबकि ओडिया जोड़ी गई 2014 में। ये बातें आप जान लेंगे। 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं जिनके अंतर्गत यही 6 भाषाएं हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा कहते हैं। जबकि इसके अलावा मूल रूप से अगर हमारी राजभाषा की बात करी जाए उसकी संख्या 22 है, जिसके अंतर्गत मूल में 14 भाषाएं थी। 8 भाषाएं हमने 3 संविधान संशोधनों के द्वारा बाद में जोड़ी, तो वर्तमान में हमारे भाषाओं की संख्या कुल 22 है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और इसके बाद यहां से आज हम अपनी कक्षा समाप्त करते हैं और आगे हम इसी भाषा विज्ञान में ध्वनि से लेकर के वर्ण, शब्द, पद, वाक्य तक पहुंचेंगे और एक छोटे से हिस्से से शुरू करके बड़े हिस्से तक चलेंगे। आने वाले जितने भी वनडे एग्जाम हैं उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। और अंत में एक बार आपसे यही कहेंगे कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो अन्य दोस्तों तक, अन्य छात्रों तक इसे पहुंचाएं। और यदि आपको बुरा लगे तो नीचे कमेंट जरूर करें,
ताकि हम इसमें और सुधार कर सकें और आपके लिए हम अपने आप को और परिवर्तित कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो की तरह उम्मीद है इस वीडियो को भी आप अच्छा प्रेम देंगे, स्नेह देंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं फिर अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।